बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हमजा शफीक। तो जनाब बॉक्सिंग डे टेस्ट जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों मैचेस है। जो एशियन टीम्स हैं वो ये दोनों मैचेस जो हैं वो हार गई। अब दूसरे जो उनका आखिरी मैच है, पाकिस्तान का भी आखिरी मैच है दूसरा, 3 से 7 जनवरी तक ये दोनों मैचेस खेलने जाने हैं। सीनियर कंडीशंस में जो एशियन टीम्स हैं वो फिलहाल नाकाम दिखाई दे रही हैं टेस्ट क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट सामने आया बीसीसीआई की जानिब से, इंडियन बेसिकली मीडिया की जानिब से, कि रोहित शर्मा जो है उनका ये लास्ट टेस्ट मैच होगा सिडनी इंटरनेशनल। इससे पहले आपको याद होगा कि T20 इंटरनेशनल को ऑलरेडी वो क्रिकेट को खैरबाद कह चुके हैं। टेस्ट कंडीशंस, टेस्ट मैचेस में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे काफी अरसे से। हमने देखा कि उस तरह की फॉर्म जो हिटमैन उनके साथ एक लोगो है, वो उस तरह की जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पा रहे थे। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि सिडनी टेस्ट जो है वुड बी द लास्ट इंटरनेशनल टेस्ट मैच फॉर रोहित शर्मा। इसके साथ साथ कुछ खबरें जडेजा के हवाले से। अश्विन का आपको याद होगा ड्यूरिंग सीरीज उन्होंने अलविदा कह दिया था, तो ये अचानक से रिटायरमेंट का सिलसिला प्रेशराइज करके लिया जा रहा है या फिर ये विलिंगली दिया जा रहा है, सारी सूरत पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अब कुछ बातें जो हैं वो अजहर महमूद की कोचिंग पर आने लग गई हैं। उन्होंने कहा कि जनाब अजहर महमूद जो है वो अरसद राज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है, लेकिन फास्ट बॉलर जो है उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। इंग्लैंड के खिलाफ अगर हमने सीरीज जीती है तो वो स्पिनर्स के बलबूते पे जीती है, वो भी आकिब जवेद साहब ने आके फॉर्मूला बताया, तो फिर अजहर महमूद साहब ने जनाब उस पर इम्प्लीमेंट करवाया। सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके साथ साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, बिलाखिर वही हुआ, कल के प्रोग्राम में हमने बात की, आपने कहा कि बिल्कुल एज पे है रोहित शर्मा, हो सकता है कि रिटायरमेंट दे दे, इस तरह क्या वो क्रिकेट है और उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पीक टाइम अपना देख लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन है, हर रूज को सवाल है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ऑन कार्ड्स था, एक्सपेक्टेड था और आई थिंक इट हैपेंड। आई थिंक शायद उससे इस टेस्ट के आगे पीछे ही एक्सपेक्टेड था, तो वो हो गया, एक ही दिन में हो गया। सो आई थिंक कि इट इज़ द राइट थिंग टू डू एज वेल, क्योंकि ये एक रिस्पेक्टेबल वे होता है। इन दी एंड अगर आपको खुद कोई कहे कि जी आप चले जाएं, तो मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि वो बेहतर होता है कि 4 रोकने वाले हों बजाय कि सारे कह रहे हैं उनके कब जाना है आपने। ये अच्छी चीज़ है। ही इज़ हैड हिज टाइम विद द सन शाइनिंग ऑन हिम, जिसमें उसने रन्स किए, परफॉर्मेंसेज दी एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। वो इंडिया के लिए बहुत सारी खिदमात हैं, बहुत बड़े प्लेयर थे। हो जाती है सीरीज़ ख़राब, मुश्किल कंडीशंस है हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की या ओवरसीज़ कंडीशन जो एशियंस के लिए कभी भी आसानी हो। ये वो वन ऑफ दोज प्लेयर है जिसने दुनिया में हर जगह परफॉर्म किया हुआ है। बिल्कुल। सो अलॉन्ग विद हिम और भी बहुत सारे हैं जिनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, और कहने का मकसद है कि ये नहीं होना मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट हारने के बाद जो कमबैक हुआ, नया स्ट्रेटजी आई, वो इनको सुपीरियर क्रिकेट खेल गए। सो बट I think he has done a great job and he has to leave someday. So I think this is the right time. आपको क्या लगता है मेजर रीजन क्या हो सकता है आउट ऑफ फॉर्म होने का? एक तो उनकी जो फिटनेस है ना सलमान भाई, वो बहुत ज्यादा अब बल्की होते जा रहे हैं, पेट उनका अलग से अब से तो नहीं है, किसी टाइम पे कंपैरेटिवली कुछ बेहतर हुआ करते थे, लेकिन ये और ऋषभ पंत इन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया। कि हमजा स्पोर्ट्स फ्लिक्स में कोई 18 माह पहले 15 माह पहले, 12 माह पहले, जब जब हमने इंडिया को और रोहित शर्मा को डिस्कस किया है, इनकी फिटनेस एक फैक्टर रही है जिसपे जो कि काबिल एतराज है, जो कि इतने टैलेंटेड आदमी की अगर फिटनेस भी अच्छी होती तो वो कुछ और ही आप कह लें कि कंसिस्टेंसी का रेट होता। अभी भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो फिर उसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिए। उसके अलावा यह है कि अब आगे आगे तो एज भी बढ़नी है और वो मोटिवेशन टू गेट फिटर कम दिखाई देती है इनमें, यानी कि बड़ी कम चीज़ें ऐसी रह गई होंगी इनकी ज़िंदगी में कि जो ये नहीं की, और जो नहीं की जो रह गई, अब उनका टाइम भी शायद आगे नहीं है कर लेने का। तो दिस इज़ द राइट कॉल। और इंडिया जैसी टीम जिसके पास टैलेंट का पूल बहुत बड़ा है, पीछे से लड़के रन्स कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, तो फॉर देम ये कोई बड़ा मेजर शिफ्ट रही है। इट्स अ मूव ऑन। दे मूव डाउन फ्रॉम सचिन, दे मूव डाउन फ्रॉम सहवाग, युवराज, टॉप प्लेयर्स, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, ठीक है। तो दिस इज अनदर स्टेप। ग्रेट प्लेयर्स की एक लंबी फहरिस्त। अच्छा, जिस तरह से ट्रेंड सेटर इंडियन टीम बन रही है फिटनेस के हवाले से, विराट कोहली को हमने देख लिया, शुभमन गिल ने उनको देख लिया, पांड्या को देख लिया, अब जो वो मेरे ख्याल जिन्होंने लास्ट ये सेंचुरी की है वो भी जयसवाल, इसके साथ साथ जो लोअर वो भी बिल्कुल फिट है। तो मेरे ख्याल इस सारी सूरत में इस यंगस्टर को देख के फिर रोहित शर्मा ने फैसला किया कि मैं इनमें फिट नहीं बैठ रहा, या फिर फेस सेविंग के लिए खुद से कहलवा दिया गया कि शायद अब आपका टाइम जो हो गया ना, योर टाइम हैज कम। देखिए, ये भी कुछ बोर्ड्स ऐसा मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसमें रिस्पेक्टेबल वे है एग्जिट का, कि जनाब आप कह दीजिए बजाय कि हम कोई डिसीजन लें। तो होता है ये, ठीक है। और आई थिंक ये इतना होना चाहिए कि आप अपने इतने बड़े प्लेयर को, एक इतने खिदमत गुजार अपने प्लेयर को आप इतने एग्जिट तो दे सकते हैं ना, ठीक है।
और आई थिंक इसमें कोई हार्म नहीं है, आप कम्युनिकेट कर लें और अगला अपने मुंह से जब वो अंडरस्टैंड कर लेगा यार यस हमारे पास नए लोग भी हैं, नाउ इट्स अ टाइम टू गो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें सबकी इज्जत है, ठीक है। अब उनकी क्या इज्जत है जो खुद ऐलान करते हैं कि बस जी हमने निकाल दिया, फिर खुद ही 3 साल बाद ले आते हैं, फिर खुद ही किसी के खिलाफ होते हैं, फिर 2 साल बाद उसी को कह रहे होते हैं कि यार प्लीज आप हमारा वर्ल्ड कप खेल दो, आप ऐसे कर लो। उसमें भी तो कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है, इसमें एटलीस्ट सारे आपको लगता तो है ना कि एग्रीमेंट में है जब ये चीज होती है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड वे। अच्छा, वैसे इंडियन मीडिया के थ्रू भी नहीं ऐसा लगता अपेरेंटली ऐसा कि किसी किस्म का प्रेशर डाला जाता हो प्लेयर्स पर, लेकिन आपको लगता है अश्विन की अचानक से रिटायरमेंट, उसके बाद रोहित शर्मा का इस तरह से रिटायरमेंट, और फिर अब जडेजा की बातें भी हो रही हैं कि शायद उनसे भी कह दिया जाए कि आप भी जनाब आपका भी वक्त आ गया है। हालांकि जडेजा उस तरह से कंपैरेटिवली इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे, शॉर्टर फॉर्मेट में तो अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट में भी उन्होंने अच्छा किया। देखिए हर जगह परफॉर्म करते हैं, सुपर फिट है, अभी भी इंडिया की टीम का बेस्ट फील्डर जडेजा है, ठीक है, रन्स भी करता है और विकेट्स भी लेते हैं। इस टेस्ट सीरीज में भी जहां जहां उन्होंने बॉलिंग की है उन्हें कामयाबियां मिली हैं, सो इट्स अगेन हिज कॉल। ऐसा नहीं है कि कोई उसकी परफॉर्मेंस की वजह से या वो सिलेक्ट नहीं होंगे, मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी कॉल है, क्योंकि इनके सभी प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो बहुत बल्क में क्रिकेट खेल चुके हैं हर फॉर्मेट की, और आगे ये इन्होंने जाहिर है एज के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां ये इनके अपने डिसीजंस होंगे। अहमद सईद साहब, अगर हम वन बाय वन अगर रोहित शर्मा, जडेजा और अश्विन की अगर करियर की बात करें, टेस्ट क्रिकेट की बात करें, अदादो शुमार स्टैट्स क्या कहते हैं, रोहित शर्मा कितनी सेंचुरीज, क्योंकि हिटमैन फॉर अ रीजन लंबे लंबे छक्के मारते हैं, तो क्या रिकॉर्ड बुक में इनकी है? जी, रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा ने जो है वो तीनों फॉर्मेट्स के अंदर इंडिया के लिए नाम बनाया है और तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने जो है बहुत शानदार कारकर्दगियों का मुजाहरा किया है। 67 टेस्ट मैचेस उन्होंने इंडिया के लिए अब तक खेले हैं, जिनमें उन्होंने 49 की बैटिंग एवरेज उनकी एक ज़माने में हुआ करती थी, जो अब डिप करके 40 पर आ चुकी है अपनी जो रिसेंट उनके परफॉर्मेंसेज हैं उनकी वजह से। ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें रोहित शर्मा को ज़्यादा जाना पहचाना गया है। उन्होंने इंडिया के लिए 10,000 से ज़ायद रन बना रखे हैं, 265 ओडीआई मैच उन्होंने खेले हैं और दुनिया में वाहिद आदमी हैं जिन्होंने 3 डबल सेंचुरियाँ स्कोर की हैं ओडीआई क्रिकेट में। ओडीआई क्रिकेट की सबसे तवील तरीन इनिंग्स भी उन्हें खेली जिसमें उन्होंने 264 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। टेस्ट की आपने बात की, 2013 में इनका टेस्ट कैरियर जो है वो आगाज़ हुआ ईडन गार्डन कलकत्ता में, उसमें टेस्ट डेब्यू में उन्हें 177 रन स्कोर किए वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और 67 टेस्ट मैचेस जो है वो उन्हें इंडिया के लिए अब तक खेले, जिसमें उन्हें 4,301 रन बनाए, 12 बार उन्हें सेंचुरी स्कोर की, 18 फिफ्टियाँ उन्हें स्कोर की। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 128 फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्होंने 9,000 से ज़ायद रन अब तक उन्हें बना रखे हैं। और अगर T20 क्रिकेट में भी देखें तो 159 मैचों में उन्हें इंडिया की नुमाइंदगी, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी हैं और T20 फॉर्मेट्स में जो है वो पहले स्टेप डाउन कर चुके थे। IPL मैं जिस बात का तज़किरा करना चाहता हूं उसमें यकीनन ये है कि IPL को भी इतना बड़ा ब्रांड बनाने में जिन क्रिकेटर्स ने किरदार अदा किया उनमें भी रोहित शर्मा का नाम जो है वो यकीनन टॉप 5 में लिखा जाएगा। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है कि वो IPL के एम्बेसडर हैं, विराट कोहली कहा जाता है वो IPL के एम्बेसडर हैं, तो रोहित शर्मा को भी मैं एज एन इंडियन क्रिकेटर उसी सफ में ही कंसिडर करना पसंद करूंगा कि इनकी वजह से IPL दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड बना। बिल्कुल इसी तरह है। और ये अगर इनके लास्ट 13 टेस्ट मैचेस की बात की जाए, एक तो फहरिस्त है लंबी रिकॉर्ड्स की, लेकिन उन जो उनके टेस्ट इनिंग्स हैं इसमें इन्होंने सिर्फ एक 50 स्कोर की है और जो लास्ट इन्होंने 13 टेस्ट इनिंग खेली है उसमें उनकी बैटिंग एवरेज 11.5 है। अगर ऑस्ट्रेलिया में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 60 टेस्ट मैचेस खेले जिनमें इनकी बैटिंग एवरेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 24 की है और 3 बार उन्होंने वहां पर 50 स्कोर की। जिन 3 कंट्रीज में ज्यादा रन उन्होंने बनाए उनमें इंडिया से फहरिस्त है, इंडिया में उनकी बैटिंग एवरेज 50 से भी ज्यादा है। इंग्लैंड में जो टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले इसमें रोहित शर्मा ने 40 की एवरेज से रन बनाया, न्यूजीलैंड के अंदर भी उनकी एवरेज 40 से ज्याद है। जो सीना कंट्रीज जो आप बात कर रहे हैं उनमें स्पेसिफिकली अगर देखें तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। अच्छा सलमान भाई, अभी हमने देखा रोहित शर्मा की बात हो रही है, बहुत क्रिकेट खेली हुई है, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, अगर लीन पैच आया है, डिक्लाइन आया है, टेक्निक का तो कोई इशू नहीं आया। जितनी दफा भी आउट हुए हमें देखा कि उनको बॉल समझ ही नहीं आया कि मेरे पैड को लग रहा है, मेरे बैट को लग रहा है, पैड आगे पहले करना है, टांग निकालनी है या बल्ला निकालना है। अपेरेंटली बीइंग अ क्रिकेट फैन तो मुझे देख के लगता है टेक्निकली आप बेहतर बता सकते हैं। अगर मैं भी आपसे ऐड कर दूं, ये जो उम्र की आपने बात की है 37 साल के अब हो चुके, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि गुजरती उम्र के साथ जो है वो प्लेयर के रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो जाते हैं जिसकी वजह से कोहली भी स्ट्रगल कर रहे हैं और शर्मा भी स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए आफ्टर 30 और 33 एवरी ईयर 1% आपका मसल मास गिरता है, जो साइंस कहती है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, बड़े बड़े एथलीट्स हैं जो सुपर फिट हैं, ठीक है, इसकी उम्र में
वो अब वेंडर डूसन 36 साल का है, उसको जरा रोहित शर्मा के साथ खड़ा कर लें तो मेरा ख्याल है कि लगता है एक बिल्कुल जवान आदमी और एक जो है वो बिल्कुल क्लोज टू रिटायरमेंट है। तो मेहनत करने की बात है। विराट कोहली और ये सेम ही ग्रुप है, वो लगता है एक टीनेजर विद हिज फिटनेस, ये जो है इनका उतना फोकस नहीं है। इट्स नॉट, इट डजंट लुक लाइक एन एथलीट, उसकी वो फिजिक ही नहीं है, वो वाली ट्रेनिंग ही नहीं नजर आती। तो देखिए ये मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेनेंस कितनी चलती है, और अगर वो नहीं अपने आप को उस तरह कर पाए तो जाहिर है वो वाली आउटपुट भी उनसे नहीं निकल रही। तो आई थिंक जो पिछले कुछ मैचों का आपने जिक्र किया ना, तो शॉट ही उन्होंने गलत मारे हैं। देखिए जो लास्ट विकेट लिया, फॉर एग्जांपल जो लास्ट उनकी विकेट गिरी है, वो बॉल आउटस्विंग हो रहा है, वो उसको ऑन की तरफ मार रहे हैं। तो जब आप इतने एक्सट्रावेगेंट हैं कि इतने टॉप लेवल पे दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक कमिंस आपको बॉलिंग कर रहा है और वो आपके काबू ही नहीं आ रहा कब से, ठीक है, और आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जो वो डिजर्व करता है, और आपकी टीम को जरूरत है कि आप अंदर रहें, और फिर भी आप वो एक्सपेंसिव शॉट मेकिंग करिए। देखिए कोई पोजीशन में नहीं थे ऑन खेलने के लिए, ना ये बॉल था इसके लिए। तो जब भी आप जो मर्जी बन जाए, अगर आप ब्रेडमैन भी बन जाए, लेकिन अगर आप पहले से शॉट सोच के खड़े हैं और बॉल वहां पर नहीं आती तो फिर आप मिसप्लेस्ड ही नजर आते हैं। तो इनके साथ भी पिछली काफी सारी इनिंग्स है, स्पेशली जब न्यूजीलैंड सीरीज जो इंडिया में भी हालिया में हुई, जो न्यूजीलैंड जीत के गई है, उसमें भी आप रोहित शर्मा के शॉट देख लें तो ऐसा लगता है कि वो T20 का पावर प्ले खेल रहे हैं, जबकि ये टेस्ट क्रिकेट है। तो यू कांट आप मैस अराउंड नहीं कर सकते टेस्ट क्रिकेट के साथ, चाहे आप जो मर्जी हैं। अच्छा, इसी में साथ अब थोड़ी सी बात कर लें। अभी आपने पैट कमिंस की बात की है, स्टार्क है, वो बड़े सीनियर। एक आपने कहा था पहले टेस्ट मैच के बाद कि वो ऑस्ट्रेलिया में फ्लेयर नजर नहीं आ रहा, वो जो अग्रेसिव ऑस्ट्रेलियन टीम होती थी और एक पूरा यूनिट खेलता था वो नजर नहीं आ रहा। उसके बाद हमने देखा कमबैक किया, दूसरा टेस्ट क्या तारीखी फतह थी, तीसरा ड्रॉ हो गया, वो भी उनके हक में जा रहा था, बारिश उनको बचा गई इंडिया को। अब ऐसा उन्होंने क्या किया कि ऐसा कमाल का बाउंस बैक, क्या जो पीछे टीम बैठी है, थिंक टैंक बैठा है, उन्होंने उसके पूरा वर्क किया, या फिर टीम ने अपने आप को अच्छा एनालाइज किया कि भाई हम इससे बेहतर इस तरह से हो सकते हैं? देखिए इंडिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट हारा, उसके बाद उनकी जो बैटिंग थी उसमें से ट्रेविस हेड ने रन्स किए। ट्रेविस हेड ने रन्स किए, बॉलर्स ने तो पहले मैच में कह लें कि इंडिया ने अच्छी बैटिंग की ना, उसके बाद तो आप इंडिया की बैटिंग तो देखें, कहीं तो रन्स आए ही नहीं, कहीं पर तो बॉलिंग के ऊपर तो वो काबिज आ ही नहीं सके, ऑस्ट्रेलिया को कहीं डोमिनेट नहीं किया। कोई सेशन भी पूरा डोमिनेट होता ना कि एक सेशन ही जीत लिया हो पूरा का पूरा, वो भी नहीं उन्होंने जीता। ट्रेविस हेड अब से नहीं, वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देख लें, ये वाला टेस्ट सीरीज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ऑस्ट्रेलिया वापस आए, वो ट्रेविस हेड की बारी है। सो इंडिया उसको बुमराह राइट आउट अटैक करता रहा, उसकी ऑफ स्टंप पे अराउंड द विकेट आके वो उसमें वो भी मारे जाता है। अब वो या बच जाता है या उस पे आउट है, जब वो बच जाता है तो फिर वो बाकी किसी के काबू नहीं आता, फिर वो 100 करता है और क्विक टाइम में करता है, और ऐसा लगता है कि इंडिया के किसी और बॉलर के पास उसके लिए कोई प्लान नहीं है। और इसी तरह जो इंडिया के बाकी प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो टॉप ऑर्डर है, उनका रन्स ना करना, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ चेंज नहीं किया। वो तो वहीं ड्राइव खिला रहे हैं जहां पे विराट कोहली जहां से चौका मारते थे या लेफ्ट कर देते थे, अब वो वहीं से आउट हुए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि स्टार का बॉल पड़ के कोई वसीम अकरम की तरह अंदर आ गया या बाहर निकला, वो तो अपनी लाइन पे ऑस्टिन के बाहर अटैक कर रहा है, आप दूर दूर चेस कर रहे हैं, रोहित शर्मा सीधे खेलने वाले बॉल को ऑन खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने बेसिक्स को नहीं छोड़ा, इंडिया ने एक्सट्रावेगेंस दिखाई है। और फिर जब आप ऐसा करते हैं तो जब आप खुद सीधा होने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको बॉल भी पड़ती है। हमने देखा KL राहुल कभी वो खेलते हैं बड़ा अच्छा, कभी ओवर कॉशियस, यानी कि वो सीधा बॉल जिसको पूरा खेलना चाहिए उसको इतना वो लेट कह रहे हैं कि उसके बैट अभी पीछे ही और बॉल लग के जो है वो स्लिप में चली गई है। हालांकि बॉल अच्छा था लेकिन स्टिल वो ऐसा लगता है कि प्रेशर उन पे इतना आ गया कि जिस बॉल को पूरा अब मतलब उसको मीट करना है जाके, उसका इतना इंतजार किया कि बैट अभी टिल्ट में ही और बल्ले को लग के तो गेंद चली गई है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट के वाले से बात करेंगे, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स क्या कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी बात करना बड़ा जरूरी, क्योंकि एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, एनालिस्ट जो हैं, अब वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि इस फास्ट बॉलर को बड़ा देर से लाया गया, ये बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकता था, इसके 3 साल जाया रह गए। सर पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इससे कबल बात हो रही थी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से, उनकी फिटनेस, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट, जडेजा के बारे में खबरें, अश्विन की रिटायरमेंट, सारी सूरत पर बात की। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तो सलमान भट्ट साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने ना अजहर महमूद के हवाले से कहा कि
अजहर महमूद साहब को ना बतौर असिस्टेंट कोच अब उनके फ़राइज़ जो हैं वो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए पीसीबी को, क्योंकि आकिब जावेद साहब हैं, शाहिद असलम साहब एज बैटिंग कोच हैं, लेकिन उनका भी बॉलिंग में खासा तजर्बा है, खुद बॉलर रह चुके हैं। तो ये एक इजाफी सीट जो है ना, ये अजहर महमूद साहब को कंपनसेट करके दी हुई है, तो ये पीसीबी के अखराजात बचाएं, इनको अलविदा कहें, तो बॉलर्स तो ऑटोमेटिकली आकिब जावेद साहब के अंडर हैं। देखिए इंटायरिटी में बात गलत भी नहीं है, ठीक है, और एब्सोल्युटली करेक्ट भी नहीं है। वो इसलिए कि आकिब भाई हेड कोच, और हमने देखा कि मिकी के साथ तीनों किस्म के कोच थे, उनके साथ बॉलिंग कोच भी था, उनके साथ बैटिंग कोच भी था, उनके साथ फील्डिंग कोच भी था, बल्कि कई जगहों पे आपने स्पिन बॉलिंग कोच भी इजाफी देखा, ठीक है। जब मोहम्मद हफीज बने थे डायरेक्टर, उनके साथ भी सारे कोच थे, बल्कि हाई परफॉर्मेंस कोच भी थे, हर किस्म का उन्होंने कोच रखा था। हालांकि वो खुद ऑलराउंडर थे, बैटिंग को भी बता सकते थे, स्पिनर को भी बता सकते थे। तो मैं तो बड़ी देर से इस बात का एडवोकेट हूं कि जो आपका हेड कोच है उसकी जो अपनी स्पेशलिटी है, नीचे उसका बंदा नहीं होना चाहिए, बट somehow when they get in the system they feel this need, शायद उनके पास और इतना कुछ है करने के लिए, हर चीज को मैनेज करना, मैन टू मैन कम्युनिकेट करना, कि शायद उन्हें लगता हो कि यार ये मैंने प्लान तो बना दिया है, अब ये बंदा जाके उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आकिब भाई ने किसको मांगा है, या जो भी हेड कोच है उसने किसको मांगा और बोर्ड ने किसको लगाया, ये आपको बोर्ड इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है। बाकी जहां तक यूटिलिटी की बात है, जिन्होंने ये कहा है वो हमेशा ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और वो कभी भी राजी नहीं होते, यानी कि कुछ भी हो जाए उसमें से आधा गिलास खाली होता है उनका, ठीक है ना। तो आई थिंक कि इज नॉट रॉन्ग इन एंटायरिटी, बट दैट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज अबाउट हैविंग पीपल। बात तो ये करनी चाहिए कि भैया आप कोच जरूर रखें, जो चाहिए रखें, लेकिन खुदा का वास्ता ये ना करें कि बॉलर को बैटिंग कोच बना दें, बैट्समैन को बॉलिंग कोच बना दें, ठीक है। आप उल्ट तरफ ना चले। इस बारे में आपने कोई बात नहीं सुनी, ठीक है। अब क्यों नहीं सुनी? जब एक पहले पाकिस्तानी फील्डिंग कोच थे, एक कैच सीरीज में छुटता था तो लोग शुरू हो जाते थे ये क्या किया, ये क्या किया, ठीक है। अब 4-4 कैच भी मैच में छुटे हैं तो अब कोई नाम नहीं लेता, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से जब भी आवाज आती है, जो आपने रेफरेंस दिया ना, तो ये रीजनल बायस के ऊपर ही आवाज आती है, ठीक है। देखिए कैच प्लेयर्स छोड़ते हैं, कोई फील्डिंग कोच ये नहीं चाहता, चाहे आज वाला हो चाहे पहले वाला हो, उसने प्रैक्टिस भी कराई होती है, उसकी कोशिश भी होती है, पर प्लेयर्स की एग्जीक्यूशन के ऊपर कोच की रेपुटेशन डिपेंडेंट होती है। बट दैट डजंट टेल यू कि ये कोच ने काम नहीं किया। लेकिन मैं ये रेफरेंस सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट द पर्सन हु इज करंटली वर्किंग, नथिंग अगेंस्ट द पर्सन हु वाज वर्किंग बिफोर। उसके टाइम बहुत अच्छा भी होता था तो ही डिडंट गेट अ मेंशन, लेकिन एक कैच भी छूटता था तो कहते थे ये क्या कर रहा है, और अब 4 भी छूट रहे हैं तो पता नहीं अब क्या ताल्लुक, अब कोई बात नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप जो है उस तरह बात कीजिए, आप ये मत करें कि अगर आपका जानने वाला है तो आंख बंद कर ले, कोई और लगा हुआ है तो आप वाह भाई वाह जो है ना वाह वेला मचा दें, दूसरा अपना है तो फिर वाह भाई वाह करते रहे। वो अक्सर इधर से आती हैं इस तरह की आवाजें, इसलिए इतना गौर करने वाली। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा जो था वो ये था कि अजहर महमूद साहब जो है वो इतना अरसा खुद भी यूके मुकीम रहे हैं, मोहम्मद अब्बास भी वहाँ क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो इतना अरसा अजहर महमूद ने उनका नाम क्यों नहीं लिया मोहम्मद अब्बास का, जब अब जो है वो जरूरत पड़ी है यार, फिर किस किस से आप जवाब लेंगे? आपका फॉर्मर चेयरमैन कहते रहे पाकिस्तान में पिच ही नहीं बन सकती, तो पिच बनी के नहीं बनी, वही इंग्लैंड हारी के नहीं हारी। ये कितने शर्म की बात है कि मुखालिफ टीम जो आपसे हारती है उसका कोच ब्रेंडन मकलम कहता है कि मैं तो हैरान हूं इनको इतनी देर क्यों लगी है ये काम करने में, ठीक है। तो आप किस किस से जवाब लेंगे? अब्बास की अब आप बात कर रहे हैं, पहले तो लोग ये भी कहते थे स्पिनर ही नहीं है, पिच ही नहीं बन सकती, कोई कहता था हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, ठीक है। कामरान गुलाम तो उसको तो वो जो सीजन टॉप किया था उसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड, उसको तो कई साल गुजर गए, तो उसको मौका तो अब मिल रहा है। तो अब इतने चेंजेस हुए हैं रास्ते में पिछले 1.5-2 साल में कि आप कौन सा सवाल किससे पूछे तो आपको पता ही नहीं है। बट आई थिंक दैट नाउ दैट द टीम इज डूइंग वेल, प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, व्हाटएवर द चेंजेस आर दे हैव स्टार्टेड टू वर्क। आप साउथ अफ्रीका में सीरीज वनडे जीते, अब वनडे ऑस्ट्रेलिया में जीते, टेस्ट पहले से आपने बेहतर खेला, इस टेस्ट से पहले शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि पाकिस्तान जीत के इतने करीब जाएगा। तो जो पॉजिटिव बात क्लोजेस्ट मार्जिन से साउथ अफ्रीका, तो जब आपकी चीजें पहले से बेहतर हो रही हैं तो थोड़ा सा क्रेडिट प्लेयर्स को और जो लोग उनके साथ हैं उनको ये भी तो देना। हम उनको क्रिटिसाइज तो करते हैं, सबसे ज्यादा
हम ही लोग करते हैं यहाँ से, लेकिन जब वो अच्छा काम कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ बिगर हार्ट टू टेल कि यार आप बहुत अच्छा खेल रहे हो। उन ओहदों पर जो लोग बैठे हैं ना, वो अगर जब उन पे प्रेशर आता है, उन पर बात होती है, तो वो मेरा ख्याल इमरजेंसी की सूरत में कोई भी स्टेटमेंट देते हैं। अजहर महमूद साहब ने बांग्लादेश से वाइट वॉश हुए, उन्होंने कह दिया कि जनाब क्या करूं मैं, स्पिनर है ही नहीं है पीछे, मैं कहां से लेके आऊं स्पिनर, जो मेरे पास रिसोर्सेज है मैंने उनको यूज किया, नहीं एग्जीक्यूट कर पाए, हम नहीं जीते तो ठीक है। उसी दौरान हमने साजिद और उसको देखा। ये एक्सप्लेनेशन का मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि जो मुझे सिलेक्ट करके दिया, मैं सिलेक्टर तो नहीं हूं ना। ये अब जबकि ये वो बात है, तो तब ये सिलेक्टर तो नहीं थे, बिल्कुल नहीं, ये तो सेकंड टेस्ट में बने थे, एंड सेकंड टेस्ट में इन्होंने चेंज कर ली थी चीजें, बनते साथ ही स्पेन विकेट बनाई थी, और इन्होंने तो फोर्स करके खिलाया। ये तो लड़कों ने फिटनेस टेस्ट ही नहीं पास किया हुआ, बिल्कुल, जिन्होंने मैच जितवाए हैं। ये तो अगर पहले वालों के फिटनेस टेस्ट के चक्कर में रहते तो ये तो अंदर ही नहीं आने थे। ये तो भाग के 3 रन नहीं ले सकते। हाँ, तो अभी और इनको 3 लेने की जरूरत भी नहीं है ना। हाँ, मुश्किल 3 नहीं लेते ना, जब आप स्लो होते हैं हम 9 कर देते हैं कि 2 ही बहुत है, ठीक है। तो मतलब इनको इसी टेस्ट पे बाहर किया था ना कि ये भाग के 3 कहना ये चाह रहे हैं कि भैया जो जिससे सवाल बनता है वो करें। और अगर अजहर भाई ने ये कहा था कि यार मुझे जो है मैं खिला रहा हूँ, तो वो बात तो ठीक है। सिलेक्शन उन्होंने तो नहीं करनी, सिलेक्शन जो कर रहे थे उनसे सवाल करें ना कि स्पिनर किधर है। और वो खुद सारी जिंदगी जो भी बंदा क्रिकेट खेला होगा उसको नहीं मालूम कि पिच बन सकती है। अगर इसको खुश्क छोड़ दें, इस पे हवा लगवाएं, धूप लगवाएं, इसको पानी ना दें, तो जाहिर है रफ होगी, टर्न होगा, रिवर्स होगा। तो ये सारा को आकिब भाई ने कर लिया, तो पिछलों को नहीं पता था। अच्छा, अब्बास पे और भी बातें हुई हैं मसीह साहब। मेरे ख्याल एक और साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने भी जनाब अब्बास के बारे में इंकशाफ किया है कि मिसबाह हक गालिबन नहीं चाह रहे थे कि अब्बास उनका ये कहना था कि अब्बास ने एक सीजन में जिसमें उन्होंने 72 आउट किया, जिसके बाद वो टीम में आए थे, तो उनको जो है वो मिसबाह हक ने ये कहा कि टीम से बाहर किया था कि इनकी पेस नहीं है। लेकिन इंजमामुल हक जो है वो उस कमेटी का हिस्सा थे, तो उन्होंने कहा था कि इसने जो कि परफॉर्म किया है तो साथ तो आपको इनको लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मोहम्मद अब्बास को थोड़ा सा खेलने के बाद दोबारा ये कहकर ड्रॉप कर दिया गया 2021 में। उस वक्त भी ये कहा गया था कि इनकी जो पेस है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले नहीं है। लेकिन अब 3 साल के बाद उन तमाम प्लेयर्स को जिनकी पेस है टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली, उनको जब आजमा लिया है और नजर आया कि उनसे विकेट नहीं ली जा रही, तो फिर उसी बॉलर को वापस लेकर आए हैं जिसकी पेस नहीं थी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली। तो ये वजह ओली रॉबिन्सन की पेस है टेस्ट खेलने वाली, मुझे बताइए। ठीक है, मतलब ये कैसे 120-22 पे बॉलिंग कर रहे हैं, इसने तो फिर 125-26 पे भी बॉल कराया। ओली रॉबिन्सन तो 122-121 पे बॉल करके आपकी बैटिंग विकेट्स के ऊपर वो विकेटें लेकर गया जब पिछली दफा इंग्लैंड जीती। तो बात यह है कि हाउ डू यू यूटिलाइज पीपल। कहां पर अब्बास ने आपको कोई ऐसा मैच दिया कि जहां पे आप उसकी वजह से मैच हार गए हो? कोई ऐसा मैच दुबई का ही बता दें, ठीक है। ये एक अलहदा बात हो सकता है मिसबाह किसी ऐसी कंडीशन में जा रहा हो, ऐसी टीम के खिलाफ जा रहा हो कि उसको तेज बॉलर चाहिए हो। हमें क्या मालूम कि उसकी बात को किस कॉन्टेक्स्ट में उठाया है और कहां पेस्ट कर दिया है। अगर कंडीशन ऐसी जैसी साउथ अफ्रीका में थी, इज अ परफेक्ट सिलेक्शन, क्योंकि उसका बॉल तो एक जो आउट उसने किया वो नीचे रहे हैं, जो उसने बीट किया वो कीपर के सर के ऊपर जा रहे थे बॉल। तो वेरिएशन थी, स्विंग था, सीम था, ऐसे में तो वो बहुत मुश्किल बॉलर बन जाता है। और जहां जहां इस तरह की पिचेस आएंगी उसको खेलना चाहिए, क्योंकि वो बाकियों से बेहतर बॉलिंग करता है। सिंपल एज दैट। ना एज ताल्लुक होना चाहिए, ना कोई और बहाना। अगर लड़का फिट है, परफॉर्म कर रहा है, शुड बी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। मैं वैसे बेसिकली इसी पॉइंट तरफ आना चाहा था, एज वाले पॉइंट की तरफ। फिर लोग कहेंगे कि मोहम्मद अब्बास जो है 34 साल के हो गए हैं, तो मोहम्मद अब्बास को 34 साल का करने में भी उन्हीं लोगों का किरदार जो उनके 3 साल जाया करवाए। अच्छा, जरा मुझे ये जो लोग 34-35 की बातें करते हैं, जरा ये बता दें कि जब इमरान खान साहब वर्ल्ड कप जीते क्या एज थी? आई गेस ही वाज 40+ उस वक्त। ठीक है। जब मिसबाह हक के हाथ में टेस्ट की मेस आई है क्या एज थी? वो भी तकरीबन 37-38 के तो कंफर्म थे। हां जी। जब आपके शाहिद अफरीदी मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए वो 40 के बाद क्रिकेट खेलते रहे। नहीं, जब शाहिद अफरीदी मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए वर्ल्ड कप 2009 में, क्या एज थी उनकी? तो कम ही होगी। देखिए, कम से मुराद है कि ही वाज स्टिल इन लेट 30s, क्लोज टू 40। तो बात यह है कि अगर कोई प्लेयर फिट है, अगर कोई प्लेयर परफॉर्मिंग है, तो फिर आप मतलब फिर तो आपने एक बहाना ढूंढा हुआ है ना, अपनी कन्वीनियंस ढूंढी हुई है कि और कुछ नहीं मिला तो जी इसकी एज इतनी हो गई है। या तो आप कोई लॉ बना देना मुल्क में कि बच्चा जब बचपन से प्रिपेयर कर रहा हो, उसे पता होगा यार इस एज का हो गया तो मेरा काम नहीं होना। वो आपने जब खिलाना होता है तो आप सुई में से हाथी गुजार देते हैं, जब नहीं खिलाना होता तो आप कहते हैं धागे को जगह नहीं मिल रही। तो ये खिलाने वाले और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बात है। आई थिंक बड़े टॉप डिसीजन लिए हैं इन्होंने, चाहे वो पिचेस को लेकर हो, नई सिलेक्शन कमेटी ने प्लेयर्स की सिलेक्शन को लेकर हो, और अभी तक आउटपुट आ रही है। तो आई थिंक उसको आप सेलिब्रेट करें और इनको कहें वेल डन, बहुत अच्छा है जी। अच्छा, सिलेक्शन की बात हुई इससे पहले, अगर आप सिलेक्टर होते तो ये जो भी हमारी टीम पहला टेस्ट मैच खेली है, इसमें कोई तब्दीली करते हैं सेकंड टेस्ट के लिए?
पिच तो देखनी है ना जरूरी। अच्छा। तो पिच देखे बगैर मैं कैसे करता? अगर वॉन्डरर्स में भी वो सीमर्स को सपोर्ट कर रही होगी तो मैं यही अटैक के साथ जाऊंगा, अनलेस के कोई मेरा पेसर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा या कोई फिट नहीं है तो मैं उसको रिप्लेस कर लूंगा, वरना तो कोई रीजन नहीं है। हाँ, अगर पिच में स्पिन आ जाता है, पिच में कोई ग्रिप नजर आती है या लगता है कि तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन ये जाके स्पिनर आएगा, तो हम लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान को डाल लेंगे, बड़ा बेहतरीन बॉलर है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, पर अब आपने सिचुएशन और कंडीशन देख के उसके हिसाब से आपने अप्लाई करना है। ये ऐसे थोड़ी है कि पिछले मैच 10 देखे, वो जो 10 में पहले खेलने वाले ने या किया था या उनका स्पिनर था, वो ऐसा ही रहा। अगर किसी टीम के पास है ही अच्छा स्पिनर एक और अफगानिस्तान है, वो राशिद खान के बगैर कभी सोच नहीं सकते खेलने का, उनके पास है ही नहीं बॉलिंग उसके अलावा। तो वो वाला केस पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, पाकिस्तान के पास तो हर किस्म का बॉलर मौजूद है, तो आप कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। वैसे अहमद सईद साहब, क्या ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इस ग्राउंड का, किसके लिए हेल्पफुल रहा है? देखें, दूसरा टेस्ट मैच जो है ना, ये केप टाउन में है ना, साउथ अफ्रीका के ऑलमोस्ट तमाम ग्राउंड्स आपको यही कहानी सुनाते हैं कि वहां पर पेसर्स ही आमतौर पर, आपको साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाले टेस्ट मैचेस में कोई ऐसा स्पिनर याद नहीं होगा कि जिसने को बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो दे दी हो। केप टाउन में ये मैच जी, केप टाउन में। हाँ, तो यूजुअली यहाँ पे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो खासी उन्हें मदद मिलती है। अभी वैसे जब वनडे हुआ था तो हमारे स्पिनर्स ने भी उधर अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको देखने के बाद ये स्पिनर को असिस्ट करने वाला पिच ये स्पिन विकेट में साउथ अफ्रीका में वो अनयूजुअल था जो पाकिस्तान को वहां पर स्पिन से सपोर्ट मिली है। साउथ अफ्रीका में ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। अच्छा, तो तकरीबन फिर यही उम्मीद की जा सकती है कि सेम टीम के साथ, सेम पेसर्स जो खेल रहे थे उनके साथ जाएंगे। आपको नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी को इस सीरीज से बाहर करके थोड़ा सा गलत किया? अगर उनको खेलने दिया जाता मजीद स्ट्रेंथ मिलती। अभी तो वो रिदम में आ रहे थे, काफी बेहतर पहले से खेलता तो अब्बास की जगह ही ना, तो 7 आउट तो अब्बास ने भी कर दिए, 7 आउट तो अब्बास ने भी कर दिए। तो वो जो एक बहस है कि एक लेफ्ट आर्मर होना चाहिए, एक लेफ्ट आर्मर होना चाहिए, तो वो टीमें मैच खेलने से मना कर देती हैं जिसके पास नहीं होता। यानी ये क्या बहस है? जब वो खेल रहा था तो कौन सा मैच पाकिस्तान ने जीता? ठीक है, ही वाज स्ट्रगलिंग। अब बात पूछने वाली ये है कि भाई अगर उसको रिकवर कराना था, व्हाई इज ही प्लेइंग बीपीएल? ये बात करने वाली, तो उसका आप बोर्ड से जवाब ले लें, क्योंकि जाहिर है वर्कलोड की मैनेजमेंट उनका एक स्टाफ देख रहा है, उसके कोई डेजिग्नेटेड लोग होंगे, वो अपनी रीजनिंग दे सकते हैं कि ये पहले से फिट हो गया है, इतने बॉल कराएगा, इतने मैच खेलेगा, इतना, हमारी जो भी उनकी आपस की बात है हमें नहीं मालूम। लेकिन ये जो बात है ना कि जो नहीं होता ना, वो ये जो नाकदीन है ना, इनको वो बंदा अंदर चाहिए होता है। हो तो ये बाहर होना चाहिए, जब ना हो तो ये अंदर क्यों नहीं है? तो ये ना खत्म होने वाली बहस है। दे विल नेवर गेट सेटिस्फाइड। ठीक है, यानी कि ये मैच आप इसलिए आ रहे हैं कि शाहीन नहीं खेल रहा था। वो एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि जो पुराने कोच हैं मिकी आर्थर, वो हर जगह पाकिस्तान टीम जाती है, मुझे लगता है उसका सीवी कहीं और चल नहीं रहा, और उसका जो है ना बस यही एक है कि जी मैं जो है ना ये कर लेता। ओ भाईजान, आप भी जब इधर थे तो क्या आपने पिचें बनवा ली थी और क्या कर लिया? क्या कर लिया था? ठीक है ना। अच्छा, मुझे एंड पे ये जरा थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दें कि कितने परसेंट फिट हो तो एक प्लेयर डोमेस्टिक के लिए एलिजिबल होता है खेलने के लिए, और कितने परसेंट फिट हो तो इंटरनेशनल? आई थिंक 60% क्राइटेरिया है टू पास द फिटनेस टेस्ट। अब 60% का थ्रेशोल्ड में वेरिएशन है। थ्रेशोल्ड जो है इनका नेशनल टीम के लिए, उसमें लेट्स से कि अगर 2 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर करना है, और अगर वही फर्स्ट क्लास का टेस्ट है तो शायद 8.5 मिनट में करना है या 8 मिनट 15 में करना है। तो वो वाली वेरिएशंस हैं इनकी। एग्जैक्ट जो है वो आपको मिल जाएगा पीसीबी की वेबसाइट पे, शायद कागज तो वहां से पता लेट्स सी जी, ये 3 जनवरी से दूसरे टेस्ट का आगाज। ये आज का जो शो था साल 2024 का आखिरी शो था। इस साल हमने देखा पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत अप्स एंड डाउन देखे, और एंड जो है तकरीबन इस टेस्ट के अलावा पिछले अगर सीरीज की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने अच्छी फतह समेटी। ओडीआईज में हमने व्हाइट वॉश, तारीख में पहली मरतबा किसी भी टीम ने साउथ अफ्रीका में किसी को अगर साउथ अफ्रीका व्हाइट वॉश किया तो वो पाकिस्तान की टीम थी। तो बहुत सी अच्छी और बहुत सी कोई तल्ख यादें लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो साल 2024 से इख्तिताम हुआ। लेट्स सी, ये जो 3 जनवरी को 2025 को टेस्ट मैच स्टार्ट होना है, पाकिस्तान का जो आगाज है क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का, वो अच्छे तरीके में होगा और इंशाल्लाह अच्छे तरीके में होगा। आपसे मुलाकात होगी कल के शो में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।